जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम राज गुप्ता है और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किए थे 3 प्रोमिसेस जिसमें से 2 फुलफिल हो चुके हैं। एक प्रॉमिस बाकी था सब्जेक्ट वीडियोस का, जो कि अब धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक आई है यूनिवर्स के ऊपर, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। सेकेंड वीडियो जो है जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 1 है। पार्ट्स में जियोमॉर्फोलॉजी इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में कराने के लिए बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स इसके बना रहा हूँ। हो सकता है आज लास्ट पार्ट हो सकता है इसके बाद एक और पार्ट आ जाए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इस पार्ट में हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ को, सोर्सेज एंड ऑल, हर चीज़ हमने पढ़ी थी। रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था एंड रॉक साइकिल हमने पढ़ी थी। प्लीज़ उसको भी रेफ़र करना, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे रेफ़र करें। आगे आने वाली सीरीज़ का अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है जो चल रही हैं। मैं बात करूँ इसके बाद जो आएंगी चीज़ें वो हैं क्लाइमेटोलॉजी है, उसके भी बाद जो चीज़ आएगी वो है वर्ल्ड क्लाइमेट्स। सब चीज़ आएगी आपके पास। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ओनली। मैं सिर्फ एक चीज़ बोल रहा हूँ कि शेयर कर देना वीडियो, सब चीज़ें आती रहेंगी टाइम टू टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते टाइम कि व्हाई इज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अनइवन। अनइवन क्यों होता है सरफेस ऑफ द अर्थ? द रीज़न इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अनइवन से अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब होता है कि अनइवन मतलब कि ये प्लेन है, कहीं पे प्लेट्यूज आ जाते हैं, कहीं पे माउंटेन्स आ जाते हैं, हम बात करें कहीं पे कोस्ट आ जाती है, कहीं पे ट्रेंचेज आ जाती है। तो ये सब क्यों आता है? इसी को पढ़ने के लिए हमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता है अर्थ की मूवमेंट, या हम बात करें ऐसी प्रोसेसेस जो अर्थ की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन प्रोसेसेस को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है हमने, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। मैंने उल्टा बोल दिया, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। अब एंडो मतलब होता है अंदर, जो अर्थ के अंदर सारी प्रोसेसेस चल रही हैं उसको हमने बोला एंडोजेनेटिक, एंड जो अर्थ के सरफेस पे चल रही हैं उसको हमने बोला एक्सोजेनिक। नाम से समझ में आना चाहिए, एंडो मतलब अंदर। यहाँ पे लिख सकते हो आप अपनी जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हो, व्हाट्सएप लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। इट्स अप टू यू, बट याद रखना ये चीज़ें भूलो ना, कन्फ्यूजन हो सकती है। एंडोजेनिक में आ जाती हैं स्लो मूवमेंट्स, डायस्ट्रोफिज्म जिसे हम बोलते हैं, और सडन मूवमेंट, फॉर एग्जांपल वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। सडन मूवमेंट्स होती हैं, बहुत जल्दी आ जाती हैं। और डायस्ट्रोफिज्म मतलब माउंटेन बिल्डिंग, या हम बात करें लैंड बिल्डिंग। तो ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है। हमें पता है कि जो हिमालयस हैं वो पिछले 50-60 मिलियन ईयर्स से बन रहे हैं, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होती हैं, इसलिए हमने इसको डायस्ट्रोफिज्म बोल दिया। सडन मूवमेंट्स में वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक आते हैं, जो कि डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। डायस्ट्रोफिज्म में 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। वन इज़ वर्टिकल मतलब एपिरोजेनिक और कंटिनेंटल बिल्डिंग, जिसको मैंने बोला लैंड बिल्डिंग। सेकेंड इज ओरोजेनिक मूवमेंट मतलब माउंटेन बिल्डिंग। तो 2 प्रोसेस यहाँ पे होती हैं। तो जो कंटिनेंटल बिल्डिंग है वो अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, कैसे आगे जानेंगे। और जो माउंटेन बिल्डिंग है ये भी 2 तरीके से होती है, या तो कंप्रेशन होगा तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे, और क्या हो सकता है फोर्स ऑफ टेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से फॉल्ट माउंटेन बनेंगे, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बना रखा है आपका एंडोजेनेटिक का। ठीक है, एंडोजेनेट पढ़ेंगे हम लाइन टू लाइन। अब एंडोजेनेटिक फोर्स में बता चुका हूँ, फोर्सेस विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, उन फोर्सेस को हम कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस। 2 तरीके से होती हैं, डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट। डायस्ट्रोफिज्म मैंने बताया आपको, फोर्स जो कि सॉलिड मटेरियल, मूवमेंट ऑफ द सॉलिड मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बट ये क्या होती हैं, बहुत स्लो होती हैं, स्लो मूवमेंट्स होती हैं। और क्या होती है, सॉलिड मटेरियल की होती है। प्लेट टेक्टोनिक, ओरोजेनेसिस, एपिरोजेनेसिस, अर्थक्वेक, इस सारे किस में आता है? डायस्ट्रोफिज्म में आता है। अर्थक्वेक यहाँ गलत आ गया है, अर्थक्वेक सडन मूवमेंट में होना चाहिए था, सॉरी मेरी टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो डायस्ट्रोफिज्म में 2 ही चीज़ें समझनी है आपको, स्लो मूवमेंट होती है और सॉलिड मटेरियल की होती है, बस ये 2 चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट बात करें एंडोजेनेटिक के अंदर ही एपिरोजेनी और ओरोजेनी, 2 चीज़ें, 2 प्रोसेसेस होती हैं। एपिरोजेनी में 2 चीज़ें होती हैं, वर्टिकल मूवमेंट और कंटिनेंटल बिल्डिंग। ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट एंड कंटिनेंटल बिल्डिंग। अभी दो तरीके से देखो, अपलिफ्ट भी हो सकता है और सबसिस्टेंस भी हो सकता है। अपलिफ्ट मतलब किसी भी चीज़ का उठना, और सबसिस्टेंस मतलब किसी भी चीज़ का गिरना, मतलब अंदर की तरफ धंसना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, गिरना। ठीक है,
अब अपलिफ्ट से क्या क्या बन सकता है? अपलिफ्ट से बन सकता है रेज्ड बीचेस, एलिवेटेड वेव कट टेरेसेस, सी केव्स एंड फॉसिलिफेरस बेड्स अबव सी लेवल आर एविडेंसेस ऑफ अपलिफ्ट। एग्जाम्पल इसका है ब्लैक फॉरेस्ट। अब देखो होता क्या है, आपको ये सारी फोटोज़ देखोगे, ये होमवर्क है आपका, गूगल क्रोम पे जाओगे, ये सारी चीज़ें टाइप करोगे और देखोगे कि ये फीचर्स कैसे होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अपलिफ्ट मतलब सीधा सा होता है कि अगर लैंड ऊपर की तरफ मूव हो गया है किसी भी वजह से तो उसको हमने अपलिफ्ट बोला है। सबसिस्टेंस मतलब होता है कि नीचे जाना, जैसे कि मैमथ केव, केव बनेगा इन केंटची, कास्ट को टोपोग्राफी सदर्न चाइना में, एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के एंडीज़ में हमने सबसिस्टेंस क्यों बोला? क्योंकि मान लो ये साउथ अमेरिका का, मैं ज़रा यहाँ पे मैप बनाऊँ अगर आपके आगे, ठीक है, अगर ये साउथ अमेरिका है, एंडीज़ इस जगह पे है कहीं, हाँ या ना, एंडीज़ इस जगह पे है, तो हुआ क्या है, सबसिस्टेंस से क्यों बने? क्योंकि ये जो नीचे वाला लैंड है, ये लैंड पोर्शन जो है ये नीचे धंस गया है, तो ऊपर वाला एरिया अपने आप ही क्या है, ऊपर आ गया है, इसलिए हमने बोला कि जो एंडीज़ है साउथ अमेरिका के वो सबसिस्टेंस से बने हैं। अंडमान और निकोबार जो है इंडिया के अंदर, वो भी क्या है, सबसिस्टेंस का ही पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ओरोजेनी की। देखो एपियोरोजेनी हम पढ़ चुके हैं, ये देखो सारी चीज़ें एपियोरोजेनी के बारे में थी, ये एपियोरोजेनी, ये दोनों चीज़ें हमने वहाँ पे कवर करी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओरोजेनी की, तो ओरोजेनी क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग होता है, फोल्डिंग और फोल्टिंग से बनते हैं। दीज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैन बी थ्रू फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन, कंप्रेशन और टेंशन की वजह से बनते हैं। जो हमारे हिमालयाज़ हैं वो माउंटेन हैं, फोल्ड माउंटेन है, जो कंप्रेशन की वजह से बने हैं। होता क्या है, एक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट नीचे जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी, ये जो एरिया है ये कैसे हो जाएगा, अप फोल्ड हो जाएगा ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे। फोल्डिंग की वजह से बन रहे हैं इसलिए फोल्ड माउंटेन होते हैं। एग्जाम्पल हिमालयाज़ है, रॉकीज़ है नॉर्थ अमेरिका की, एंडीज़ है साउथ अमेरिका की, और एल्प्स है यूरोप के। हमेशा यहाँ पे क्या होगा, दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराएंगे, या फिर एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी। हमेशा याद रखना ये चीज़, आगे हम पढ़ेंगे अभी जब प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्स ऑफ टेंशन, ब्लॉक माउंटेन बनते हैं इससे, जैसे कि एक ब्लैक फॉरेस्ट एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन्स, रिफ्ट वैली ऑफ नाइल, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी भी हमें पता है कि रिफ्ट वैली हैं जो कि फोर्स ऑफ टेंशन से बनती है। होता क्या है, इसमें एक प्लेट होती है जो टूट जाती है बीच से, तो एक प्लेट नीचे आ जाती है, एक प्लेट ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से रिफ्ट बन जाती है। ठीक है, रिफ्ट मतलब ऐसी वैली होती है जिसके, और यहाँ पे ऊपर क्या होता है, यहाँ बसेरा होता है दोनों जगहों पे, ऊपर की तरफ, और नीचे ये वैली है, रिफ्ट वैली टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिलीफ फीचर्स की। जो भी फीचर्स बनते हैं इन प्रोसेसेस के थ्रू उसको हम बोलते हैं रिलीफ फीचर। अब होता क्या है, वर्ड रिलीफ का मतलब देखो तीन तरीके से हम पढ़ते हैं फीचर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। अब होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर जो सबसे पहले बन गए हैं, फॉर एग्जांपल कंटिनेंट और ओशियंस, अब उसकी वजह मतलब अब उन दोनों के ऊपर कोई एक्शन होगा तो क्या बन जाएंगे, सेकंड ऑर्डर बन जाएंगे। अब सेकंड ऑर्डर पे कुछ होगा तो थर्ड ऑर्डर बन जाएंगे। समझते हैं हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहले समझ लेते हैं कि रिलीफ होता क्या है इन एक्चुअल टर्म्स। तो रिलीफ सिंपली क्या होता है, डिफरेंस होता है एलिवेशन के अंदर, एक हायर पॉइंट एक लोअर पॉइंट। मतलब मान लो ये अर्थ का सरफेस है, अब इसको हमने कुछ अनइवन बना दिया हमने, ठीक है, अब ये हायर पॉइंट है माउंटेन का, ये लोअर पॉइंट है, तो इस पूरी चीज़ को हम रिलीफ कह देते हैं। क्लियर है, रिलीफ फीचर्स। फर्स्ट ऑर्डर क्या होंगे, ग्लोबल स्केल पे होंगे, कंट्रास्ट होगा कंटिनेंट और ओशन बेसिस का, पहले ही बता चुका हूँ मैं कि क्या होता है, ग्लोबल स्केल पे कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट हो जो सबसे पहले बन गई हो तो कॉन्टिनेंट और ओशियंस ही होते हैं। बात कर लेते हैं अब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर समझ में आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर कुछ नहीं होता, बस ये होता है जो सबसे पहले बन गए हों और ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट हों। तो वो कौन से हो सकती हैं, दो चीज़ें, सिर्फ यही है कि कंटिनेंट होंगे और ओशियन बेसिन्स होंगे। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की अगर हम बात करें तो एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1920 के अंदर। इसमें दो चीज़ें हैं, पेंजिया एंड पंथलासा। पेंजिया क्या है, पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट है। क्या है, एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसमें सारे जो कॉन्टिनेंट हैं, ये देखो आप यहाँ पे दिख रहा है पेंजिया, ये क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें। देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। अगर पहचान में आ रहा हो तो आपको समझ जाओगे, ये हमारा इंडिया जा रहा है, ये एक ऑस्ट्रेलिया है, एक न्यूजीलैंड है, ठीक है, अंटार्कटिका, सॉरी ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, एक इसमें से यूरोप है, ये रहा यूरोप बड़ा वाला। तो इस तरीके से सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो मिले हुए हैं।
क्लियर है। उसको हमने बोला पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट। पैंथेलासा क्या है, सुपर ओशियन कह सकते हो, जो सारा ओशियन वाला पोर्शन है ये सारा क्या है, पैंथेलासा बोलता है इसे। अब है क्या, टेथिस डिवाइड करता है किसको, पेंजिया को। अब देखो होगा क्या, ये दो पोर्शन बन गए, लॉरेशिया और गोंडवाना। क्या बन गए, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सी जो जा रहा है इसे, तो ये सी जो डिवाइड कर रहा है लॉरेशिया को और गोंडवाना को, इसको हमने बोला टेथिस सी। क्या बोला हमने, टेथिस सी। अब ड्रिफ्ट स्टार्ट होता है 200 मिलियन ईयर्स एगो। देखो ये 225 मिलियन ईयर एगो की ये पिक्चर है, 150 की ये है, 200 वाला गायब है। 200 में क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये जो पेंजिया है ये टूटना स्टार्ट कर जाता है और मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है हर कॉन्टिनेंट की। तो ड्रिफ्ट स्टार्ट करता है 200 मिलियन ईयर्स एगो मीसोजोइक एरा में। बहुत सारे एराज होते हैं, जियोलॉजिकल स्केल अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो तो आपको पता होगा, देख लेना, फोटो देख लेना एक बारी, समझाने वाला कुछ नहीं है उसमें, फोटो देख लेना गूगल से जाके। किसकी, एराज की। यहाँ हम बात करें जियोलॉजिकल टाइम की। फोर्स ऑफ ड्रिफ्ट, अब देखो हमने देखा कि 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या हो रहा है, ड्रिफ्टिंग चल रही है, मतलब एक कॉन्टिनेंट अपनी जगह छोड़ रहा है और कहीं और जा रहा है जहाँ उसे जाना है, मूवमेंट के हिसाब से, ड्रिफ्टिंग के हिसाब से। अब ये ड्रिफ्ट जो है, इसका जो फोर्स है वो क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड दिस ड्रिफ्ट। मतलब कोई अगर चीज़ मूव कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो फोर्स होगी, भले ही हवा हो, भले ही कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, मतलब फोर्स तो होगी कोई ना कोई, ऐसे ही तो नहीं हो रही है कोई चीज़, ठीक है। तो समझते हैं क्या, इक्वेटर वर्ड्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी, पोल फ्लीइंग फोर्स एंड बायंसी। तो जब एल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि ड्रिफ्ट का जो रीज़न है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और पोल फ्लीइंग फोर्स। पोल फ्लीइंग फोर्स होती है जो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से आती है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से तो कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसको हमने बोला पोल फ्लीइंग फोर्सेस। और थर्ड जो है वो है बायंसी। बायंसी मतलब होती है वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये वाटर के ऊपर तैर रहे हैं तो बोला बायंसी। बट जब इसका क्रिटिसिज्म आया तो जिन्होंने क्रिटिसाइज किया इस थ्योरी को, उन्होंने बोला ग्रेविटी को अगर हम 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तब भी ये जो कॉन्टिनेंट है, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं ये मूव नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। पोल फ्लीइंग फोर्स भी इतनी ताकतवर नहीं होती कि कॉन्टिनेंट्स को मूव करा दे। अब बोला कि वेस्टवर्ड मूव क्यों कर रहे हैं, उन्होंने बोला टाइडल करेंट्स की वजह से। ये सारी चीज़ें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लेना। ये रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड वगैरह वगैरह, जो कोरियोलिस फोर्स वगैरह, हम सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। बस शेयर करते रहो वीडियो को और बने रहो चैनल के ऊपर। अब देखते हैं क्या क्या एविडेंस थे जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे। थ्योरी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, ड्रिफ्ट थ्योरी को बेसिकली। तो जो सपोर्ट में थे वो थे जिगजैग फिट। देखो हमने देखा अभी पेंजिया में कि सारे कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, ये मिल रखे हैं। देखो आपको फोटो से भी दिख रहा होगा कि सारे एक जगह पे थे, बट अगर हम करंट की पिक्चर देखते हैं तो हमें अलग अलग दिखते हैं। तो ये एक सपोर्ट में हो गया एविडेंस की यार, इसलिए ये साथ में थे पहले, तो सही कह रहे थे हमारे एल्फ्रेड वेगनर जी। सेकेंड चीज़, रॉक्स एंड माउंटेन रेंजेस। अगर हम देखें तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो एज है, रॉक्स हैं, ये क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अफ्रीका से जो साउथ अमेरिका है इतनी दूर तक रॉक ट्रैवल करके आए हों, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट ये चीज़ हमें साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो हो सकता है कि पहले एक साथ रहे हों। पैलियो क्लाइमेट मतलब होता है, पैलियो मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप। तो जो पहले का क्लाइमेट था या पास्ट क्लाइमेट कह सकते हो, अब जो पास्ट क्लाइमेट था वो सेम था। इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सबका क्लाइमेट पहले सेम था। हमें एविडेंसेस मिलते हैं इस चीज़ के भी। तो क्या ये सारे जो कॉन्टिनेंट है पहले सिमिलर थे, ये एक और एविडेंस आ गया सपोर्ट के अंदर। फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन में एक जो मेजर नाम है वो है ग्लोसोप्टेरिस। ये एक फ्लावर है। अब ये एक फ्लावर जो है ये इंडिया में भी पाया जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि फ्लावर के पंख आ गए हैं और वो उड़ के इतना दूर चला गया हो। और ये अंटार्कटिका में भी होता है अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इतनी दूर तो नहीं जा सकता है। तो क्या ये सपोर्ट में है फेवर की पहले कॉन्टिनेंट मिले ही हुए थे, हाँ या ना। एक प्रजाति होती है, उसका नाम मैं भूल गया, जो कि अफ्रीका में रहती है। किस में रहती है, अफ्रीका में रहती है। और वो हमेशा अपने वेस्ट में भागते हैं जब भी उन्हें डेंजर होता है, तो वेस्ट में भागते हैं। अब अफ्रीका के वेस्ट में क्या है अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन में गिर जाते हैं जाके वो। तो हमें इससे पता चला बिहेवियर से कि अफ्रीका के वेस्ट में भी पहले कोई कॉन्टिनेंट था, इसलिए वो जो एनिमल है वो अभी भी उसी तरफ भागता है। तो ये भी एक क्या है,
प्रूफ है, हम कह सकते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें। तो ये चारों हम बात करें एविडेंसेस हैं, और भी एविडेंसेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं एविडेंस अगेंस्ट, मतलब क्रिटिसिज्म क्या था कि कोस्ट लाइन्स जो होती हैं टेम्पररी होती हैं। अब ये इन्होंने जिगजैग्स ऑफ इट बताया। अब हम ये भी तो बोल सकते हैं जो कोस्ट लाइन होती है वो टेम्पररी होती है, वो कभी भी चेंज हो जाती हैं। चेंज कैसे हो जाती हैं? मान लो एक कोस्ट लाइन है, इस पर सी लगातार आके, वाटर लगातार आके फोर्स से वार कर रहा है, तो इसकी कोस्ट लाइन तो चेंज हो जाएगी। जो ऐसे है वो ऐसे भी हो सकती है, वो सीधी भी हो सकती है, क्योंकि मान लो ये फोर्स ज़्यादा है तो ये सीधी हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो कोस्ट लाइन जो होती हैं वो टेम्पररी होती हैं। ये एक एविडेंस आ गया अगेंस्ट में। डज नॉट कंसिडर ओशियन, इन्होंने ओशियन को कंसिडर ही नहीं किया। इन्होंने सिर्फ किस चीज़ को कंसिडर किया है? आपने देखा हो तो कॉन्टिनेंट्स को। वैगनर साहब ने किसको नहीं लिया? ओशियंस को कंसिडर ही नहीं किया। फोर्स ऑफ ड्रिफ्ट का बता चुका हूँ मैं आपको, जो लॉजिक था वो बहुत गलत था। बहुत छोटी फोर्सेस बताई थी, कॉन्टिनेंट को मूव करने के लिए बहुत बड़ी फोर्सेस चाहिए। ये मीसोजोइक एरा में ही क्यों स्टार्ट हुई? ये इससे पहले या इसके बाद स्टार्ट क्यों नहीं हुई? तो टाइम फ्रेम भी नहीं बताया कि भैया ऐसा क्यों हुआ कि इसी टाइम पे आके ये स्टार्ट हुई। तो ये सारी चीज़ें थी जो उसके अगेंस्ट में थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के। अब देखो बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर की। हमने देख लिया था दो ही होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, हाँ है ना? ठीक है। अब आएगी बात कन्वेक्शनल थ्योरी की। हमने क्या पढ़ी है अभी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब आप जब नोट बनाओगे ना तो इसे बार बार मत लिखना, इसको लिख लेना है CDT, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये आपका टाइम बचाएगा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। नोट्स सही है तो कमेंट कर देना, मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कन्वेक्शनल थ्योरी आर्थर होम्स ने ये की थी 1930 में। कन्वेक्शनल करंट कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? मेंटल के अंदर। पार्ट 1 देखो अगर आपको मेंटल के बारे में जानना है तो। मेंटल एक मिडल लेयर होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, और ये क्या करते हैं? देखो कन्वेक्शन होता क्या है बेसिकली? कन्वेक्शनल सेल सुना होगा आपने, सारी चीज़ कन्वेक्शन मतलब होता है। देखो यहाँ हीट है, अब कोई भी चीज़ हीट होती है तो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर गई फिर ये 2 डायरेक्शन में बढ़ गई। ये कलर चेंज करना पड़ेगा, रेडी है, 1 सेकेंड। ब्लैक से दिखेगा, दिख रहा है देखो। तो ये हीट हुई, ये ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फिर ये कवर, ये पूरा आया यहाँ तक, अभी फिर नीचे आ गई, फिर हीट हुई, फिर ऊपर जाएगी। तो एक कन्वेक्शन बन गया। अब एक कन्वेक्शन बन गया, अब मान लो ये नीचे वाली लेयर अगर मूव कर रही है तो ऊपर वाली भी करेगी, हाँ है ना? तो आर्थर होम्स साहब ने बोला कि कन्वेक्शन करंट ही एक बहुत बड़ी फोर्स है जो कि कंटिनेंट्स को मूव कर रही है। तो जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेज इन मेंटल। तो मेंटल में थर्मल डिफरेंसेस हो जाते हैं। थर्मल डिफरेंसेस मतलब टेम्परेचर डिफरेंसेस। आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर कम है इसलिए नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है तो इसलिए ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो ये कन्वेक्शंस पूरे अर्थ के अंदर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में ही हम ये तीसरी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। अब कौन सी थ्योरी है? थर्ड थ्योरी है ये। हमने 2 पढ़ ली है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड CDT, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एंड थर्ड वन इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो मेन कंसेप्ट है या मेन जो इसका आउटकम आएगा वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। जो आउटकम आएगा वो ये है कि जो सी है इनकी जो एज है, मैक्सिमम एज इज 250 मिलियन ईयर्स एगो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि अगर हम बात करें कंटिनेंट्स की एज की तो वो तो बिलियंस ईयर्स एगो बने हैं, बट ओशियंस की जो मैक्सिमम एज है वो इतनी ही है। क्यों है आगे जानेंगे हम क्यों है, टेंशन मत लेना, सबका रीज़न दूंगा मैं आपको, और जाने नहीं दूंगा बिना रीज़न देखे। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, स्किप करना है तो कर सकते हो। सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी है हैरी हेस ने 1960 में। बसाल्टिक माग्मा मेंटल के अंदर से आता है और नए सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब नए सी फ्लोर बनाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैग्मा ही तो है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये मैग्मा जा रहा है। अब मैग्मा यहाँ से निकलता है और ये नया ओशियनिक जो है बन जाता है। देखो यहाँ पे डायग्राम के लिए जगह नहीं छोड़ी मैंने, गलती कर दी। देखो ये है मान लो ओशियनिक फ्लोर, क्या है ये? ओशियनिक फ्लोर है, मतलब ओशियन के नीचे का जो फ्लोर होता है वो है ये भी दूसरी प्लेट है, ये भी वही है। अब ये मैग्मा है, ये मैग्मा नीचे से ऊपर आएगा ऑब्वियसली, तो ये चीज़ नीचे चली जाएगी और ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो ये दोबारा से नई प्लेट बन गई। अब जब ये प्लेट बन जाएगी फिर से मैग्मा ऊपर से आएगा, फिर ये बन जाएगा, तो ये पिघलेगा नया बन जाएगा, ये पिघलेगा नया बन जाएगा, ये पिघलेगा। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है पूरी कंटिन्यू चलती रहती है। तो मेंटल जैसे जैसे अर्थ के अंदर से आता है गर्म, वो ऊपर आता है और नया ओशियन फ्लोर बना देता है मिड ओशियनिक रिजिस पे। मिड ओशियनिक रिजिस कुछ नहीं होते, माउंटेन्स टाइप होते हैं जो कि बनते हैं, ठीक है, सी के अंदर।
ओल्डर रॉक जो है वो दूर पाए जाते हैं और यंगर रॉक पास में पाए जाते हैं। डायग्राम से पता चलेगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, मैं बता दूंगा कैसे, ठीक है, अभी टेंशन मत लो। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है एक्सप्लेन करती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, ठीक है, इन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में ही ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो कि फाइनल वर्जन है इन सबको मिला के जो बनाया गया है। क्लियर है? अब देख लेते हैं क्या मैं बताना चाह रहा था उस डायग्राम के थ्रू। मान लो ये सी फ्लोर है 2, ठीक है, ये सी फ्लोर है। अब मैग्मा आएगा, मैग्मा ऊपर जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा, फिर मैग्मा आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जम जाएगा, फिर अब यहाँ पे भी होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे भी मैग्मा आएगा, यहाँ पे ऐसे जम जाएगा, फिर जम जाएगा, इस तरीके से है, हाँ है ना। तो ये माउंटेन्स बन गया, इसी को हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिजेस। क्या बोलते हैं हम इसे? मिड ओशियनिक रिजेस। और जब ये और बहेगा 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 तो नई कॉन्टिनेंट बन नए ओशियनिक फ्लोर बन जाते हैं, तो इसी को बोला है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। बाकी आप वो देख सकते हो, GIF मिल जाते हैं यूट्यूब पे, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। क्लियर हैं इतनी चीज़ें? नेक्स्ट आगे बढ़े। एविडेंसेस क्या क्या हैं सपोर्ट में? एक एविडेंस तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सी फ्लोर की जो एज है वो एक्सप्लेन करती है ये चीज़ को। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हेल्प्स एक्सप्लेन कंटिनेंटल ड्रिफ्ट इन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। हमने देखा भी था प्लेट टेक्टोनिक में, देखेंगे भी कि 250 मिलियन ईयर एगो से ज़्यादा कोई भी पुरानी सी फ्लोर नहीं है। सिस्मिक स्टडी से पता चलता है हमें, वो आगे पढ़ेंगे हम। सिस्मिक स्टडी में बता चुका हूँ, वेव्स की मतलब जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं। 2 तरीके से होती हैं ये वेव्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। पढ़ना है तो प्लीज़ यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियो और आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। बॉडी वेव्स हमने पढ़ी थी, P वेव होती है, S वेव होती है। सरफेस वेव भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, रेलिंग वेव और लव वेव के बारे में। सारी चीज़ें होंगी यार, टेंशन मत लेना, कहीं कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी, आपका पेपर निकल जाएगा, बात ख़त्म। कुछ हो ना हो आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये सारी वीडियोस देख के जाते हो और रिवाइज करके जाते हो। तो बात करते हैं मैग्नेटिक एनोमली। ये भी मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। मैग्नेटिक एनोमली का मतलब होता है कि देयर इज़ अ चेंज इन द रिजल्ट। हमने मान लो एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 80 नंबर आएंगे, बट मेरे कितने आ गए? 75। तो ये एक्सपेक्टेड से अलग है ना। या मान लो 90 आ गए, तो ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था, तो इसी को हमने बोला मैग्नेटिक एनोमली। ये क्या होते हैं? ये यार देखो, ये तो आपको उससे ही मिलेगा, इसका प्रूफ जो है वो मतलब आप वीडियो से ही देख पाओगे। अगर किसी ने एनिमेशन टाइप बना रखा हो तो, या तो आप मेरे सामने हो तो मैं आपको बना के दिखाऊं। जगह बहुत कम है इसमें, इसलिए मैं नहीं बना पाऊँगा। और वैसे भी ये रिवीजन वाला हम बात करें, सीरीज़ बना रहे हैं, कुछ चीज़ें बेसिक बता देता हूँ मैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। बट यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पूछेगा ही नहीं ना कोई आपसे एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको PhD करनी है तो आ जाना, साथ में करेंगे। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 3 चीज़ याद रखना, एज ऑफ द सी फ्लोर, मैग्नेटिक एनोमली एंड सिस्मिक स्टडी। ओके, और अगर जानना ही है मैग्नेटिक एनोमली तो मुझे बता देना, मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? मैग्नेटिक एनोमली चलो सुन ही लो क्या होता है। मान लो ये एक सी फ्लोर है, ठीक है, मैंने 2D बना दिया, वैसे 3D बनता है। अब मान लो यहाँ से मैग्मा आ रहा है, तो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, ठीक है। अब ये कुछ टाइम बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाँ है ना, कुछ टाइम बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि नीचे से तो दोबारा से मैग्मा आएगा ना, तो ये सारी चीज़ें इधर इधर शिफ्ट होती रहेंगी। तो अब होगा क्या? मान लो नीचे से आया अब नेगेटिव चार्ज, हाँ है ना, तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया ना हल्का सा। तो इसको हमने क्या बोल दिया अब? मैग्नेटिक एनोमली। क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर होगा तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है कोई चीज़। यहाँ पे आपको कलर से दिख रहा होगा, ये देखो, ये अलग चार्ज है येलो, फिर रेड आ गया, येलो इधर इधर हो गया, फिर येलो आ गया, फिर रेड येलो, इस तरीके से आपने देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक एनोमली, और कुछ नहीं है। अब आएगी बात प्लेट टेक्टोनिक्स की, ठीक है। तो 3 थ्योरी पढ़ चुके हैं हम, कौन कौन सी पढ़ चुके हैं याद करो एक बारी। CDT, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो 3 थ्योरी पढ़ चुके हैं, चौथी है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये थ्योरी दी थी मैकेंजी एंड पार्कर ने 1967। अर्थ का जो इन्होंने बोला था जो अर्थ का लिथोस्फेयर है वो डिफरेंट प्लेट्स में टूटा हुआ है, जो कि एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रहे हैं। एस्थेनोस्फेयर मैंने बताया था, एक सेमी लिक्विड एक लेयर होती है अर्थ के अंदर, सेमी लिक्विड एयर होती है, लेयर होती है, सॉरी, सेमी लिक्विड लेयर होती है, जिसके ऊपर प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं। तो डिफरेंट प्लेट्स हैं, मूव कर रही हैं उसके ऊपर। अब लिथोस्फेरिक प्लेट, क्रिस्टल प्लेट्स होते, क्रिस्टल प्लेट्स कह लो, टेक्टोनिक प्लेट्स कह लो, कुछ भी कह लो, ये माइनर प्लेट से लेकर के मेजर प्लेट होती है। मेजर प्लेट्स हमने देखी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट या एशियन प्लेट, कुछ भी कह सकते हो आप।
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ये सारी क्या है, मेजर प्लेट्स हैं। क्या हैं ये, मेजर प्लेट्स हैं। माइनर प्लेट्स में आ गई आपकी जावा प्लेट, या हम बात करें नास्का प्लेट, या आप करें फिलिपिन प्लेट्स, ठीक है, जापान, इस तरीके की आप प्लेट्स को हम बोलते हैं माइनर प्लेट, जो कि बहुत छोटी छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंट्स। क्लियर है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जैसे कि अरेबियन प्लेट टू ओशियनिक प्लेट्स लाइक पैसिफिक प्लेट, दो तरीके से हो सकती हैं, कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं और ओशियनिक भी हो सकती हैं। समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो कि है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कि कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट दोनों का मिक्सचर हो सकता है। रेट ऑफ मूवमेंट, देखो यहाँ पे हमने देख रखा है कि इंडिया पहले कहीं यहाँ पे था 71 मिलियन ईयर्स एगो, 55 मिलियन ईयर्स में यहाँ पे आ गया, 38 में यहाँ पे आ गया, 10 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे था। तो ये जो रेट, ये देखो मूव कर रहा है, और जो रेट ऑफ मूवमेंट है, ये जो रेट ऑफ मूवमेंट, जो गति है, जिस गति से ये मूव कर रहा है, ये डिफरेंट है, ये चेंज होता रहता है, दिस चेंजेस। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कहीं पे क्या था, एक हॉटस्पॉट था, उस हॉटस्पॉट का नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, हॉटस्पॉट था एक, मैं नाम याद आएगा तो अभी रेफ़र कर दूंगा। एक हॉटस्पॉट है यहाँ पे, जिसके ऊपर जब इंडिया था तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ा था। क्या था, बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ा था। ठीक है, तो इसका था रीयूनियन हॉटस्पॉट। ठीक है, याद आ गया मेरे को, रीयूनियन हॉटस्पॉट था जिसके ऊपर जब इंडिया था तो बहुत ही तेज़ रेट से वो ऊपर बढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, हम बात करें तो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे नीचे से कन्वेक्शन करंट बहुत तेज़ था उसमें, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव कर गया। डिफरेंट स्पीड्स बता चुका। एग्जांपल, आर्कटिक रिज स्लोएस्ट था, ईस्ट पैसिफिक राइज बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। क्लियर है, तो ये कुछ प्लेट्स के नाम थे। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर ही टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो 3 तरीके से होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एग्जांपल से समझ जाओगे आप, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। डाइवर्जेंट मतलब होती है जब दो प्लेट्स अलग अलग मूव कर रही हूँ। कन्वर्जेंट मतलब होती है दोनों आपस में कन्वर्ज कर रही हूँ, मतलब टकरा रही हूँ। और ट्रांसफॉर्म मतलब होती है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक नीचे एक ऊपर। क्लियर है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के अलग जाती है, लावा जो है इस छेद से बाहर आएगा, और क्या होगा, सुपर हीटेड वाटर, मतलब जो भी है। अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री पे, क्योंकि जब ये प्लेट मूव करेगी तो ऑब्वियस है कि अर्थक्वेक आएगा। मैग्मा जो है मेंटल से आता है और बसाल्टिक क्रस्ट बना देता है। यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगी, अब बसाल्टिक क्रस्ट। आप पता लगा सकते हो कौन सी डाइवर्जेंट मूवमेंट है और प्लेट है और कौन सी कन्वर्जेंट है। ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि जब नीचे से मेंटल आएगा तो यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएगा ऊपर आके, और क्या बन जाएगी, ओशियनिक क्रस्ट बन जाएगी। कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड्स इनटू ईच अदर, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगी, फोल्डिंग होगी, जिसकी वजह से देखो, अब टकराने की वजह से जो भी लाइटर प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी। क्या होगी, लाइटर प्लेट हो क्या होगी, नीचे चली जाएगी, और जो हैवियर है वो, सॉरी, हैवियर प्लेट नीचे चली जाएगी। चेक करके बताना मुझे कमेंट में क्या होगा। तो और क्या होगा, फोल्डिंग। जैसे अब ये ऊपर आती रहेगी तो इसमें फोल्डिंग हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, जो कि माउंटेन बन जाएंगे। इसको कहते हैं हम ओरोजेनिक कोलिजन। ट्रेंचेस भी बनती हैं। अब ये जब नीचे जाएगी तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक गैप हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेंच बन जाएगी। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, एक दूसरे के मतलब मूव्स पास ईच अदर, नाइदर क्रिएशन नॉट डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा, एक प्लेट डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, मतलब ये वाली जो प्लेट है जो नीचे जा रही है, ये एक टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मतलब इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक प्लेट ख़त्म हो जा रही है। तो इसको कन्वर्जेंट को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि कुछ ना कुछ नया बन रहा है, यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट भी बन रहा है और हो सकता है नई प्लेट भी बन जाए, तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हम इसे बोलते हैं। क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टिव कौन सी होती है और डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है। ट्रांसफॉर्म मैंने बता दिया, इसमें ना तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसका एग्जांपल है सैंड एंड्रियास फॉल्ट, या इसको हम कह सकते हैं कैलिफोर्निया फॉल्ट भी बोल सकते हो आप, कोई सा भी फॉल्ट बोल लो, जो अभी फॉल्ट है, नर्मदा तापी फॉल्ट, कोई सा भी फॉल्ट जो आपस में ऐसे जा रहे हैं। ठीक है। कन्वर्जेंट बाउंड्री के 3 एग्जाम्पल्स हैं, मतलब 3 सब टाइप्स हैं। या तो कॉन्टिनेंट प्लेट हो सकती है जो टकरा रही है, या तो कॉन्टिनेंट ओशियनिक प्लेट हो सकती है जो टकरा रही है, या तो फिर ओशियन प्लेट हो सकती है जो टकरा रही है। क्लियर है। अब इसी के 3 पार्ट्स हैं। कॉन्टिनेंट टकरा रही है तो क्या होगा, और कॉन्टिनेंट ओशियन टकरा रही है तो क्या होगा, ओशियन टकरा रही है तो क्या होगा। कॉन्टिनेंट टकरा रही है, देखो ये क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है, नीचे जा रही है। ठीक है। और जो ये है ऊपर जो लाइटर फॉर्म है वो ऊपर है। अभी जैसे जैसे आगे जाएगी ये क्या होगा, फ्रिक्शन होगा और ये ऊपर की तरफ फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फोल्डिंग हो गई,
इससे क्या बनेंगे, आर्क्स बनेंगे। जापान है, फिलीपींस है, टोंगा है, एल्यूशन आइलैंड है, वेस्ट इंडीज़ आइलैंड है, ये सारे किस पे बने हैं, कॉन्टिनेंट की वजह से बने हैं। ओशन की बात करें तो हिमालयाज एक एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, क्योंकि गलत हो गया मेरे हिसाब से, सॉरी। कॉन्टिनेंट में ये आएगा, सॉरी कॉन्टिनेंट में हिमालयाज आएगा, ओशन में ये आएगा। इट्स माय मिस्टेक, गलती से हो गया, ठीक है। ये पिक्चर भी गलत है, कॉन्टिनेंट की यहाँ पे आएगी, ये मतलब ये वाला पोर्शन कॉन्टिनेंट का, मैं मिटा के बता देता हूँ। इट्स माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। अब मैं इसे चेंज कर लूँगा पीपीटी को, बट राइट नाउ दिस इज़ कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन, दिस इज़ ओशन वाला पोर्शन। कभी कभी होता है कि मिस्टेक हो जाती है, मैं कॉपी पेस्ट करके इधर करना भूल गया था, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट का एग्जांपल है हिमालयाज, ओशियंस का एग्जांपल है ये। मैं पढ़ते टाइम भी मुझे लग रहा था कि मैं कुछ तो गलत बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, इट्स माय मिस्टेक, आई एम ऑल्सो ह्यूमन एरर, ठीक है। कॉन्टिनेंट ओशियन का एग्जांपल है एंडीज माउंटेन ऑफ द कोस्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर की तरफ। अब होगा क्या, माउंटेन्स के अंदर ही जो फीचर्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल देखो, अब सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स में हो जाता है कि कॉन्टिनेंट थे, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट्स थी बेसिकली, तो कॉन्टिनेंट टकराए माउंटेन्स बने, कॉन्टिनेंट ओशियन टकराए माउंटेन्स बने, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, प्लेट्यूज बने, प्लेन्स बने, अदर्स फीचर जो भी है। तो ये होते हैं हमारे सेकेंड रिलीफ फीचर, जो कि फर्स्ट रिलीफ फीचर के इंट्रैक्शन की वजह से बनते हैं। तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड अदर फीचर्स जो भी होंगे XYZ। माउंटेन्स के टाइप 4 तरीके के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक एंड रेसिडुअल। फोल्ड माउंटेन मैंने बता दिया, अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से बन रहे हैं। ब्लॉक माउंटेन बनते हैं फॉल्ट की वजह से, अगर ये प्लेट है, ये बीच में से टूट जाती है तो एक पोर्शन नीचे आ जाएगा और ऐसे बन जाएगी ये, तो ये ब्लॉक माउंटेन होते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक जो होते हैं वॉल्केनो की वजह से बनते हैं, वॉल्केनो है, वॉल्केनो फटा, अब ये माउंटेन बन जाएगा कि यहाँ पे ही जाके क्या हो जाएगा, मैग्मा जो है सॉलिडिफाई हो जाएगा ऊपर आने के बाद, क्लियर है। उसके बाद होता है रेसिडुअल माउंटेन होते हैं, मान लो ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, अब ये साइड वाला पोर्शन क्या हो गया, ये इरोजन की वजह से ख़त्म हो गया, तो अब ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब थोड़े टाइम बाद ये भी और इरोड होगा, तो फिर ये और थोड़ा स्टीप बन जाएगा, क्लियर है। तो इसको कहते हैं हम रेसिडुअल माउंटेन, जो कि वेदरिंग और इरोजन की वजह से बनता है। प्लेट्यू होते हैं 4 तरीके के, इंटर माउंटेन, कंटिनेंटल प्लेट्यू, वॉल्केनिक प्लेट्यू एंड पेडमेंट प्लेट्यू। पेडमेंट प्लेट्यू होता है जो कि जस्ट किसी भी एक माउंटेन के बाद हो पैरों पे, पेडमेंट को पैरों से याद कर लो। होगा क्या, माउंटेन जब भी होते हैं ना, तो जब भी वो नीचे की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा पोर्शन उठा हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं हम पेडमेंट प्लेट्यू। बेसिकली प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू माउंटेन्स से छोटे होते हैं, स्मॉलर देन माउंटेन्स, एंड हिल्स से थोड़े से बड़े होते हैं। मतलब ये जो इनकी हाइट होती है वो समवेयर अराउंड 700 से 800 मीटर होती है सिर्फ, क्लियर है। तो ये होते हैं हमारे प्लेट्यूज। इंटर माउंटेन प्लेट्यू होता है कि जो कि माउंटेन से घिरा हुआ जो एरिया होता है, यहाँ पे जो एरिया होगा वो ऑब्वियसली कि प्लेन से तो ऊंचा ही होगा, मान लो प्लेन ये है और 2 माउंटेन के बीच में जो एरिया है इसे हमने प्लेट्यू बोल दिया, तो इंटर माउंटेन 2 माउंटेन के बीच में। पेडमेंट हमने पढ़ लिया जो कि माउंटेन के पैरों पे हो। वॉल्केनिक जो वॉल्केनिक की वजह से बने, सिंपल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी प्लेट्यूज के बारे में। प्लेन्स होते हैं जो कि मेजरली 2 तरीके के होते हैं, सिर्फ यहाँ पे मैंने 3 लिख रखे हैं, ज़रूरत नहीं है 3 की, बट स्टिल ओके, नो इश्यूज एट ऑल। इरोजनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन एंड ग्लेशियल प्लेन्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, मत पढ़ना। इरोजनल प्लेन होते हैं जो कि इरोजन की वजह से बनते हैं। इरोजन मतलब क्या होता है कि मतलब ये एक प्लेट्यू है, मान लो सपोज पहले प्लेट्यू है, ये नीचे प्लेन है, ये ऊपर वाला प्लेट्यू है, ये वाला रीजन, और ये नीचे प्लेन है। अब इरोजन हो गया इस प्लेट्यू का, इरोजन हो गया, किसी भी तरीके से हो सकता है इरोजन, आगे पढ़ेंगे जब हम एक्सोजेनिक पढ़ेंगे। अभी तक एंडोजेनिक चल रहा है, इसके बाद पढ़ेंगे एक्सोजेनिक। तो एंडोजेनिक जब चल रहा है तो यहाँ पे मान लो इरोजन हो जाता है ड्यू टू एयर, विंड, कुछ भी मान सकते हो, आइस, किसी भी तरीके से हो गया, तो यहाँ पे ये उड़ जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा, तो इसको हमने बोला इरोजनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन होता है कि किसी भी चीज़ के डिपॉजिट होने से होता है डिपोजिशनल प्लेन। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन, जो कि हमारा ये यूपी वाला एरिया, यूपी, वेस्टर्न बिहार, ये वाला जो एरिया है ये होता है डिपोजिशनल प्लेन। अदर फीचर्स में बहुत सारे और भी फीचर्स होते हैं जो आपने देखे होंगे, आइलैंड वाइलैंड जो भी है, फीचर्स हैं ये भी, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे वॉल्केनो की। देखो इस वीडियो में मैं एंडोजेनिक कवर करा दूंगा, नेक्स्ट में एक्सोजेनिक, और कहानी खत्म, क्लियर है। हाँ जी भाई, क्लियर है। वॉल्केनो की बात करते हैं।
वोल्केनो होते हैं मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा लावा ऑन टू और टूवर्ड्स द सरफेस। वोल्केनो क्या होता है बेसिकली, जब अगर मोल्टन मैग्मा या फिर हम बात करें लावा जब सरफेस के ऊपर आ जाए, मान लो ये वोल्केनो है, यहाँ पे वेंट है, वेंट से क्या आ गया, वोल्केनो आ गया सरफेस के ऊपर, तो हमने उसे बोल दिया क्या, वोल्केनो। मोल्टन मैग्मा एक्सकेप करता है वेंट के थ्रू, ये रहे वेंट, ऐसे भी हो सकता है वेंट, ऐसे साइड से भी आ सकते हैं वेंट, क्लियर है, तो इसको हमने बोल दिया वेंट। फिजर्स अकम्पेनिड बाय स्टीम गैसेज एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल। ये जो मैग्मा निकला है या लावा निकला है, इसमें से सिर्फ ये नहीं आता, इसमें से स्टीम भाप भी आती है, अदर गैसेज भी आती हैं और पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी आता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, तो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम वोल्केनोज का, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इरप्शन, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लावा, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लावा, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी पे 3 टाइप्स के हैं, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव वो हैं जो कि अभी भी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो इरप्ट होंगे, अभी भी इरप्ट होने वाले, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्टिव। डोरमेंट जो कि अब डोरमेंट हैं, अब मतलब इरप्ट हो सकते हैं बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोरमेंट हैं, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोरमेंट हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जो कि अब कर ही नहीं सकते, अब ये इरप्ट हो ही नहीं सकते, अब इरप्शन का चांस नहीं है, तो इनको हमने बोल दिया एक्सटिंक्ट है भाई, ये क्लियर है। अब आपका जो एक होमवर्क है वो है, आप इन सब के एग्जांपल दोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, आई विल वेट फॉर दैट। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इरप्शन, इरप्शन के मोड्स के बेसिस पे, एक होता है सेंटर टाइप इरप्शन, एक होता है फिजर टाइप इरप्शन। सेंटर में ये मेन पाइप से आएगी बाहर वोल्केनो, और फिजर टाइप में फिजर्स मतलब साइड वाले जो वेंट हैं छोटे छोटे, इसमें से आएगा, क्लियर है। तो ये 2 तरीके से हमने डिवाइड कर रखे हैं बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इरप्शन, क्लियर है। इंडिया के पास कौन सा एक एक्टिव वोल्केनो है, एक ही है सिर्फ, बताओ ज़रा क्या है, अभी अभी याद आ गया मेरे को, बैरन आइलैंड, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लावा, लावा की कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, तो एसिडिक लावा होता है और बेसिक लावा होता है, क्लियर है। एसिडिक लावा सिलिका में रिच होता है, ठीक है, सिलिका में रिच होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। इसका उल्टा कर दो तो बेसिक लावा बन जाएगा। ये होता है रिच इन मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स में रिच होता है बट इसका सिलिका कंटेंट जो होता है वो कम होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, अब लैंडफॉर्म्स मैं सोच रहा हूँ कि आगे पढ़ा दूँ कभी, देख लेते हैं क्या क्या है अभी आगे। और सरफेस वेव्स, अर्थक्वेक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, तो एंडोजेनिक पढ़ चुके थे हम, चलो यहाँ तक कर लेते हैं हम इस पेज तक, पीछे से आके देखो। मैं अब थोड़ा जल्दी चलूँगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी वरना, है ना, और माइक में भी आई थिंक बैटरी थोड़ी सी कम है बट आई थिंक हो जाएगा। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स 2 तरीके के बन सकते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो लैंडफॉर्म्स होते हैं जो वॉल्केनो के अंदर बन जाते हैं, इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब जो मैग्मा बाहर आके सॉलिडिफाई होता है और सारी चीज़ें जो बनती हैं। तो पहले बात करते हैं इंट्रूसिव की। मोल्टन मैग्मा इज नॉट एबल टू रीच सरफेस, सरफेस में नहीं पाता, अंदर ही हो जाता है, अंदर ही होगा अगर वॉल्केनो के मैग्मा, तो अंदर क्या होगा, टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो सॉलिडिफाई क्या होगा, धीरे धीरे होगा, कूलिंग जो होगी वो स्लो होगी, स्लो कूलिंग होगी। और कोई भी चीज़ अगर धीरे धीरे जमती है तो बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं, बिग क्रिस्टल्स, ये PYQ है एक, ठीक है, एक PYQ है एक, कि स्लो कूलिंग की वजह से बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इकलौता ऐसा हम बात करें रॉक है जो कि मैग्मा के अंदर ही सॉलिडिफाई होता है बट इग्नियस रॉक होता है, याद रखना। अगर हॉरिजॉन्टली हो रहा है अलोंग द बेड तो हमने उसको बोला सिल, वर्टिकली हो रहा है तो उसको हमने बोला डाइक। देख सकते हो हम यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा सिल क्या है, देखो यार सिल क्या है, हॉरिजॉन्टली है तो इसको हमने बोला सिल, और अगर वर्टिकली हो रहा है कुछ इस फॉर्म में तो उसको हमने बोला डाइक। ये देखो, ठीक है, वर्टिकली हो रहा है तो डाइक। और भी फीचर्स होते हैं जैसे कि लेपोलिथ, लेपोलिथ कुछ इस शेप का होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा होता है बैथोलिथ, ये रहा बैथोलिथ, बहुत बड़ा अगर सरफेस हो। लेकोलिथ होता है मशरूम टाइप, लोपोलिथ अलग है, लेकोलिथ अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेना एक बार डायग्राम के थ्रू, बस ये मेन जानना जरूरी था कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। बट एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए आपके पास हमेशा कि कौन कौन से इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होते हैं, क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए। डाइक, सेल्स, बैथोलिथ्स, ठीक है, लैकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, इन दोनों पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, लैकोलिथ पे और लोपोलिथ पे, कि कौन सा कनकेव होता है कौन सा कॉन्वेक्स होता है। प्लीज़ डू चेक इट आउट, ओके।
इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, मोल्टन मैग्मा आउटसाइड द वोल्केनो जब आ जाए और सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मोल्टन, मतलब एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। एग्जाम्पल है इसका लावा डोम्स, शील्ड वोल्केनोज, लावा प्लेन एंड सिंडर कोन्स। लावा डोम्स मतलब लावा का जब डोम बन जाए बाहर आकर के तो उसका वो बोलते हैं। शील्ड वोल्केनो होता है कि जब जिसमें क्या होता है कि जो मैग्मा है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, मतलब बहुत दूर दूर तक फैलता है, वो तो दूर दूर तक फैलता है तो एक शील्ड बन जाती है बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी शील्ड बन जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं शील्ड वोल्केनो। तो शील्ड वोल्केनो का लावा कैसा होता है, बहुत ही फ्लूइड होता है। क्या होता है, बहुत ही फ्लूइड होता है। इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। कंपोजिट कोन्स बनती हैं जो कि कॉमनली हम उसको स्ट्रैटो कोन्स बोलते हैं। स्ट्रैटो मतलब लेयर्स में फाउंड होती है उसकी कोन्स, तो इसलिए हम उसको स्ट्रैटो कोन बोलते हैं। क्लियर है? ओके। एग्जाम्पल है इसका माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट एटना क्या होता है, माउंट एटना को बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ यूरोप। क्लियर है? क्योंकि बहुत बार इरप्ट होता है, फ्रीक्वेंटली इरप्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये लैंडफॉर्म्स बढ़ने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, कि वोल्केनोज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सरकम पैसिफिक रिंग और पैसिफिक रिंग 2/3 ऑफ वोल्केनोज, मतलब इस रिंग में, ये जो आपको रेड कलर की सर ये चीज़ दिख रही है, इस रिंग में 2/3 मतलब 67% ऑलमोस्ट क्या है, सारे वोल्केनोज हैं। क्योंकि ये क्या है, बाउंड्रीज हैं। आपको अगर ध्यान से दिख रहा हो तो ये क्या है, बाउंड्रीज हैं। अब डिफरेंस क्या होता है गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स में, ये आप कमेंट में बताना मेरे को। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है इसलिए मैं कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, बता देना। अर्थक्वेक की बात कर लेते हैं यार। अर्थक्वेक मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में, या हम बात करें पार्ट 1 में होगा या तो यूनिवर्स वाले में होगा, बट आई थिंक मैंने इसको डिस्कस किया है। बट मैं इसकी पता भी होता है कि अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक होता है एक रिलीज ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। क्लियर है? या हम बात करें सडन मूवमेंट ऑफ क्रस्ट को भी हम अर्थक्वेक की तरह बोल सकते हैं, बट बेसिकली इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो अर्थक्वेक से रिलेट करती है, फोकस है इसका, प्लेस ऑफ ओरिजिन इनसाइड द अर्थ। फोकस होता है जहाँ पे इनसाइड द अर्थ अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको हमने फोकस बोल दिया, जिस पॉइंट पे रिलीज हो रही है। एपिसेंटर वो होता है जो कि अर्थ के सरफेस पे, जो फोकस के जस्ट ऊपर वाला एरिया होता है, मतलब द पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू फोकस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज एपिसेंटर। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डैमेज होता है क्योंकि सबसे नियरेस्ट पॉइंट है वो सरफेस पे। आइसोसिस्मिक लाइन, जहाँ पे जो लाइन है कनेक्टिंग जो सरफेस ऑफ द अर्थ को, जहाँ इंटेंसिटी क्या है, सेम है, ऐसी लाइन जो कि सेम इंटेंसिटी वाले एरियाज़ को मैच करती है। इसी तरीके से बहुत सारी लाइंस होती हैं, जैसे आइसोबार, आइसो हेलाइन वगैरह वगैरह, आइसोथर्म, कुछ भी कह सकते हो आप। बहुत सारी लाइंस होती हैं, सारी क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे हम। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हम रिक्टर स्केल से करते हैं और इंटेंसिटी मेजर करते हैं मर्काली स्केल से। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा फोकस जो कि अर्थ के अंदर है, इनसाइड द अर्थ है, इसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ये क्या है, फोकल, ये एपिसेंटर है जो कि जस्ट फोकस के ऊपर है, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्सेस। अगर दो प्लेट्स टकरा रही हैं या फिर एक प्लेट टूट रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्सेस, जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। सडन रिलीज ऑफ फोर्सेस, फ्रैक्चर और फोल्ट, वही सेम चीज़ मैं बता चुका हूँ। ह्यूमन इंड्यूस्ड भी होते हैं अर्थक्वेक, जहाँ पे हम माइंस करते हैं या फिर हम बात करें बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने लगता है, तो ये सारी चीज़ें अर्थक्वेक को इंड्यूस करती हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक है, सुनामी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऐसी चीज़ें हैं। सिस्मिक वेव्स में बॉडी वेव्स हम पढ़ चुके हैं, जो कि हैं पी वेव्स और एस वेव हमारे पार्ट 1 में। सरफेस वेव है लव वेव और रेलिक वेव। ठीक है। तो लव वेव क्या होती हैं, जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे कन्फाइन होती हैं, ये बॉडी तक नहीं आती हैं। सेम गोज विद रेलिक वेव। हॉरिजॉन्टल होती हैं मोशन के अंदर, स्लो होती है बॉडी वेव से बट फास्ट होती है रेलिक वेव से। सो बॉडी वेव्स में आती हैं हमारी पी वेव्स और एस वेव, पी वेव्स एंड एस वेव्स। इससे ये तेज़ होती हैं लव वेव से, बट ये लव वेव तेज़ होती है रेलिक से। तो सबसे स्लोएस्ट जो वेव है वो रेलिक वेव है, आपको पता चल जाना चाहिए इस एनालिसिस से। तो मैंने एनालिसिस करके दिखाया ताकि आप भी सीख जाओ कि किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। क्लियर है? अब जो रेलिक वेव है ये क्या होती है, एलिप्टिकल होती है मोशन में, ये रोल करती है अलॉन्ग द ग्राउंड जस्ट लाइक अ वेव रोल्स अलॉन्ग अ लेक और अ ओशन। तो इस तरीके से होती है, वेव करती है। ठीक है। ये मान लो ग्राउंड है तो इसके ऊपर इस तरीके से वेव करेगी और इसी तरीके से ये हिलाएगी लोगों को। मोस्ट ऑफ द शेकिंग इज ड्यू टू दिस। शेकिंग जो होती है अर्थक्वेक की वो इसी वजह से होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक अच्छा वो वोल्केनो का हमने पढ़ा था, ये अर्थक्वेक का है।
अब देखो जहाँ जहाँ वोल्केनो होगा बेसिकली वहाँ अर्थक्वेक भी आएगा, क्योंकि वो भी मेन एक चीज़ है। तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट जहाँ पे वोल्केनो भी बहुत ज़्यादा थे। अपाइड अर्थक्वेक सबमर्ज मिड ओशियनिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट ये रही, क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, अर्थक्वेक पाए जाते हैं। अगर और डिटेल में पढ़ना है हमसे तो भैया सून वी विल रिलीज़ अ कोर्स, तो बताएंगे, अभी कुछ अपडेटेड नहीं है, अपडेट करेंगे आपको जब नोटिफिकेशन आएगा CDS NDA हर किसी चीज़ का, तब अपडेट करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं हम 2 से, वही रिक्टर स्केल और मरकाली स्केल। रिक्टर स्केल होता है मैग्नीट्यूड के ऊपर, मरकाली स्केल होता है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी हम मेज़र करते हैं 1 to 12, मैग्नीट्यूड 1 to 10, ठीक है। अर्थक्वेक हजार्ड मैपिंग, वही वेरी, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, वेरी हैवी डैमेज रिस्क की, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे मैप पे, जो भी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं यहाँ पे हैवी, यहाँ पे देखो सबसे कम, थोड़ा कम, मॉडरेट, हैवी, वेरी हैवी। तो 5 तरीके से हमने कर रखा है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। वेरी हैवी वाले एरिया कौन कौन से हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा हरियाणा एरिया, हरियाणा कह सकते हो, दिल्ली वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया हो गया यहाँ पे, ये जो कच्छ वाला एरिया हो गया ये है। नेक्स्ट बात करें हाई डैमेज वाला एरिया, पूरे हिमालयाज़ ये जो है हाई डैमेज वाले एरिया में है, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट्स, सॉरी हाँ ये क्या है, सॉरी वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स ये वाले हैं। अब हम बात करें मॉडरेट में, ये वाला एरिया आ गया पूरा सेंटर वाला, ठीक है, मॉडरेट वाला। सबसे कम होता है ये वाला हमारा प्लेट्यूज़ वाला एरिया, क्योंकि प्लेट्यूज़ जो होते हैं मोस्ट स्टेबल लैंड होते हैं, ठीक है, मोस्ट स्टेबल लैंड होते हैं प्लेट्यूज़। उसके बाद जो बचा कुचा एरिया हो गया वो लो में आ गया, वेरी लो में। अब बात करेंगे हम अगली वीडियो में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो दैट मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भैया पढ़ाओ और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।